और नीतीश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जिन लोगों की बहाली आपने की थी उनको हटा क्यों दिया? क्या इनका परिवार नहीं है? इनको सड़कों पे लाने का अधिकार आपको किसने दिया? इन्हीं ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है। हम लोग बहुत 10 महीना से हर मंत्री के पास, हर विधायक के पास हम लोग गए, बहुत रिक्वेस्ट किए, कोशिश किए। उन लोग से सिर्फ आश्वासन मिला कि आप लोग का काम होगा, आप लोग का काम होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 पदाधिकारी के आपस के झंझट में ये 7,000 लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा वीसी किया जाता है और वीसी के माध्यम से कहा जाता है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है, जो जानकारी दी जाती है, वह वैध नहीं है। हम लोग जिस परेशानी से झेल रहे हैं, काहे को जिएंगे साहब? उससे अच्छा है उनके सामने आत्महत्या दाह करेंगे। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में कार्य कर रहे हैं उन कर्मियों का अवलोकन कीजिए कि क्या उनका कार्य सही किया जा रहा है और क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। एक तरफ जहां लगातार नई बनी सरकार जो है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कह रही है, तो वहीं कई लोगों की नौकरी जो है वो सरकार छीन भी रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग में जिन लोगों की बहाली हुई थी उनकी नौकरी अब छीन चुकी है और लगातार लोग मांग कर रहे हैं, सरकार से मिलने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री से मिलने की बात इन्होंने कही, लेकिन शिक्षा मंत्री ने भी प्रॉपर तौर पे जो रिस्पांस होना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। इनकी बहाली तब हुई थी जब शिक्षा विभाग में सुधार की ज़रूरत थी और शिक्षा विभाग को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे सभी चीज़ों को सुचालित रूप से चलाया जाए, इसको लेकर के पाठक लगातार प्रयास कर रहे थे। उस दौरान इनकी बहाली कराई गई थी ताकि व्यवस्था को सुधारा जाए और अब जब व्यवस्थाएँ सुधरने लगी है, शिक्षा विभाग धीरे धीरे अब सही दिशा में जा रहा है, तो इनकी नौकरी चली गई। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ मामला है? आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं। देखिए, हम लोगों को शिक्षा विभाग में वर्ष 2023 के कार्य योजना में NEP 2020 के तहत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई और प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई, क्योंकि NEP 2020 को लागू करने के लिए बिहार सरकार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी बाधाएं थी। उन बाधाओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की ये बहुत अच्छी पहल हुई कि उसने अन्य विभागों की तर्ज पर बिहार शिक्षा विभाग में भी जिला परियोजना प्रबंधन इकाई और प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में जिला परियोजना प्रबंधक DPM, लेखा विशेषज्ञ और लेखा सहायक, प्रोग्रामर और MTS और प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक, BRP, MTS, MDM डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि का नियोजन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया गया। क्यों आप लोगों को हटा दिया गया? सरकार ने जब आप लोगों को हटाया होगा तो कोई तो कारण बताया होगा। हाँ, सरकार, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे, क्योंकि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी यूनिट की स्थापना की गई थी। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे और हम लोग जो कार्य कर रहे थे वो डेली का इंस्पेक्शन रिपोर्ट और डेली जो कार्य कर रहे थे उसका रिपोर्ट, उसका अवलोकन जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाता था और प्रखंड स्तर पर उन्हीं रिपोर्टों का अवलोकन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाता था। हम लोग डेली स्कूलों का निरीक्षण करके आते थे, स्कूल में क्या कमी है, कहाँ तक काम हो गया, कहाँ तक नहीं हुआ। जैसे बेंच डेस्क की सप्लाई होती थी और बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग में कितने क्लासरूम बने, कितने नहीं बने, शौचालय की क्या स्थिति है, शौचालय कितना बना, कितना साफ है, कितना क्या है। उसके बाद बेंच डेस्क, शौचालय हो गया, पेयजल की व्यवस्था, ये सब का डेली बच्चों की उपस्थिति, ये सब का डेली हम लोग इंस्पेक्शन करते थे, जिसका अवलोकन इन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता था और उन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता था, अच्छे तरीके से समझाया जाता था, फिर बताया जाता था कि कल क्या करना है, सब चीज़ हम लोग करके आते थे उन लोगों के द्वारा। हम लोगों को कोई शो कॉज वगैरह नहीं दिया गया, क्योंकि उन लोगों के द्वारा समझाया जाता था और कार्य करवाया जाता था और उनके अवलोकन के बाद हमारे निरीक्षण प्रपत्र को ई-शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड किया जाता था। लेकिन हम लोग 1.5 वर्षों से कार्य कर रहे थे और 1.5 वर्षों के कार्य के बाद अचानक
तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा वीसी किया जाता है और वीसी के माध्यम से कहा जाता है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है, जो जानकारी दी जाती है, वह वैध नहीं है, वो सही नहीं है। उसका मैच जो अधिकारियों के द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है उसको दोनों को का वो मैच नहीं हो पाता है, दोनों तो मिसमैच। क्या आपकी बहाली जो हुई थी वो सरकार ने बिना किसी पात्रता परीक्षा की या फिर नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है उसके बिना आपकी बहाली हुई थी क्या? सारी नियुक्ति प्रक्रियाओं को प्रभावी किया गया था, सब कुछ माना गया था। जैसे हमारा साक्षात्कार, हमारी स्क्रीनिंग शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई थी, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारा प्रोसेस अपनाया गया। सब कुछ अपनाते हुए स्क्रीनिंग हुआ, उसके बाद में नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद साक्षात्कार हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद निदेशक प्रशासन के अपर सचिव के द्वारा रिजल्ट निकाला गया, मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया उन्हीं लोगों का ज्वाइनिंग करवाया गया। ज्वाइनिंग के लिए निर्देश प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्वाइनिंग के लिए निर्देश दिया गया। तो सब कुछ फॉलो किया ही गया, सब कुछ हम लोग कर रहे थे, सारा सब कुछ था। लेकिन अचानक पूर्वाग्रह से प्रभावित थे अपर मुख्य सचिव सर, और उनके द्वारा अचानक वीसी करके ये कह दिया जाता है कि नहीं, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है, आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटा दिया जाए। और महज 1.5 वर्षों की सेवा के बाद हम लोगों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। लेकिन हमारी सेवा जो थी टेंडर के अनुसार, हमारी सेवा 3+2 ईयर्स की थी और उसके बाद भी सेवा बढ़ती, क्योंकि शिक्षा विभाग में कार्य बहुत ज़्यादा है और वो कार्य का अवलोकन करते हुए हम लोगों के द्वारा कार्य अच्छा किया जा रहा था, जिसका रिपोर्ट आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। निदेशक प्रशासन के द्वारा एक चिट्ठी है पत्रांक 330, उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि जो कर्मी जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में कार्य कर रहे हैं उन कर्मियों का अवलोकन कीजिए कि क्या उनका कार्य सही किया जा रहा है और क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अवलोकन करके ये बताया गया कि उनके द्वारा कार्य बहुत अच्छा किया जा रहा है और आगे के लिए उनकी बहुत अच्छी ज़रूरत है। उसके बावजूद भी आप लोग को हटा दिया? उसके बावजूद भी हम लोगों को 31 मार्च 2025 को हटा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद हम लोग भूखमरी से ग्रस्त हो गए हैं और हम लोग बहुत दुखी हैं। और पिछले 10 महीने से हम लोग शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों के सामने जाकर और ये कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी कब मिलेगी। शिक्षा मंत्री से, आदरणीय शिक्षा मंत्री से बार बार हम लोगों ने आग्रह किया कि हम लोग जब अच्छा कार्य कर रहे थे और शिक्षा विभाग में कार्य है तो हम लोगों को फिर से रख लिया जाए। और हम लोग जब अच्छा काम कर ही रहे हैं, ऊपर से हम लोग अनुभवी भी हैं, हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त भी हैं, हम लोग बीटेक और एमबीए किए हुए 5 वर्ष से 10 बीटेक एमबीए करने के बाद भी शिक्षा विभाग आप लोगों को साइड पर हाँ, बीटेक एमबीए करने के बाद 5 से 10 वर्षों का अनुभव हम लोगों को कॉर्पोरेट में था। हम लोग बाहर में दूसरे प्रदेश में हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन ये अपने प्रदेश में सेवा देने के लिए, अपनी शिक्षा का, अपने अनुभव का यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि चलिए शिक्षा विभाग के साथ और हम लोगों के कॉर्पोरेट के अनुभव का यहाँ पे यूज होगा और ये जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत हम लोग NEP 2020 को अच्छे से लागू कर पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। और हम लोग कर भी रहे थे, जो आप लोग न्यूज़ से या विद्यालय में जाकर देख सकते हैं कि विद्यालय में वर्ष 2023 के पहले और वर्ष 2025 के बाद कितनी सुधार हुई है। हम लोगों ने बहुत सुधार किया, लेकिन फिर भी हम लोगों को सेवा मुक्त कर दिया गया। उस टाइम से हम लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। क्या लगता है, लगातार आप लोग काम कर रहे थे और आउटसोर्सिंग को हटाकर फिर से आउटसोर्सिंग की ही बहाली की जा रही है? हाँ, अभी इससे पहले हम लोग भी ये जानकारी मिली है हम लोगों को कि इससे पहले जो आउटसोर्सिंग से बहाली ली गई है, जिसका DIL करके है, उसमें बहाली हुआ है। तो यही हम जानना चाह रहे हैं, जहाँ सरकार बोल रही है कि आउटसोर्सिंग को रखना नहीं है, आउटसोर्सिंग को एक तरफ से हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ से आउटसोर्सिंग को रखा जा रहा है। यही हम लोग का पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भावना क्यों है कि एक को रख रहे हैं, एक को हटा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि भाई जो चीज़ सही है उसको सही से रखा जाए और हम लोग की जो मांग है उसको पूरी किया जाए। क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोग की यही है कि हम लोग को फिर से वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग काम कहीं भी गलत नहीं हुआ। अगर गलत हुआ तो उसको हम लोग को बताया जाए, दिखाया जाए कि कहाँ पे गलती है, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे और उसका देंगे, रिजल्ट देंगे कि भाई कहाँ गलत है, कहाँ सही है। उसको हम लोग बिना बोले बताए हुए हम लोग को डायरेक्ट हटा दिया गया। क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से बातचीत करने का प्रयास किया या फिर डायरेक्ट यहाँ पहुँचे? नहीं, हम लोग बहुत 10 महीना से
हर मंत्री के पास, हर विधायक के पास हम लोग गए, बहुत रिक्वेस्ट किए, कोशिश किए, उन लोग से सिर्फ आश्वासन मिला कि आप लोग का काम होगा, आप लोग का काम होगा। इस वजह से हम लोग ये इलेक्शन से पहले भी हम लोग को आश्वासन मिला था कि आप लोग का काम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा शांत हो गए। फिर इलेक्शन खत्म हुआ, फिर हम लोग फिर लगा कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोग ने ये कोशिश की। सरकार का ये दावा था कि इस बार जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, फिर आपका रोजगार क्यों छीन मैम लिया? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। जो लोग 1.5 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड बीटेक MBA हैं, उन लोग को हटा के अगर न्यू को रखेंगे तो क्या काम होगा। और अभी जो हम लोग को हटाया गया वही जानकारी यही चाहिए कि क्यों हटाया गया। अगर आप हम लोग का सारा चीज़ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के साथ हम लोग गए, तो हम लोग हटा देना ये तो कहीं का इंसाफ़ी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हर जगह जाके बात करें, भाजपा कार्यालय में बैठ हम लोग धरना दिए, गर्दनी बाग में धरना दिए, लेकिन अभी तक 10 महीना से कोई रिजल्ट हम लोग को नहीं आया। यही हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना बेरोजगार हैं, सारे लोग रोड पे आ गए हैं, कोई खाने का मोहताज हो गए हैं कि कब होगा, सरकार हमारी बात कब सुनेगी। कार्य करने के दौरान सर आप लोगों पे आरोप भी बहुत लगते हैं, निरीक्षण के दौरान जो है वो सही रिपोर्ट नहीं सबमिट करना, ये तमाम आरोप आपसे लगते रहे। देखिए मैम, इससे आप अपना बचाव कैसे करें? एक्चुअली बात ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम लोग से गलती हुई, तो गलती अगर हुई है तो ये हमारे 8000 कर्मी, 1 मिनट, 8000 कर्मी हैं, तो 8000 कर्मी में 8000 गलती करेंगे। उनका आरोप गलत है, कहने का मतलब जहाँ गलती हुई है, जिस जगह गलती है उस जगह ना चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हर 8000 कर्मी 8000 गलत होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। रिपोर्टिंग तो 8000 लोग दे रहे हैं, हर जिला से 38 जिला से जा रहा है, 38 जिला से रिपोर्ट जो होगा वो हर जगह का रिपोर्ट गलत होगा, ऐसा कैसे पॉसिबिलिटी है। उनको चेक करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कहाँ गलत है, किस जगह गलत है, तो उस पर अपना अनुशंसा करना चाहिए था। गलत हुआ ही नहीं, सिर्फ हटाने का। क्या कहिएगा, सड़कों पे आज आपको आना पड़ा है, महिला है, अब वही सड़कों पर आना पड़ा है, तो उसी को मतलब हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको मतलब हम लोग के आपस किया जाए, आपस लिया जाए, यही हम लोग के निवेदन है। शिक्षा विभाग से हम लोग को हटा दिया गया है, सो मतलब हम लोग बहुत BPM ग्रुप, BRP, MTS, BPM, DPM सब कोई है, सब कोई बीटेक MTech दिक्कत हो रही है, नौकरी चली गई, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हम लोग रोड पर आ गए हैं तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो होबे ही करेगा, क्योंकि आदमी जब जॉब में गया तो उस हिसाब से अपना खर्चा बढ़ाया, बाल बच्चा को डाला, एक रोड पर आ गया आदमी, दिक्कत होबे ही करेगा। भुखमरी पर आदमी आ गया है, भुखमरी पे आ गए। हाँ एकदम। क्या कहिएगा, नौकरी तो चली गई है, अब लगातार आप लोग सड़कों पे हैं। यह बहुत दुखद है। सबसे बड़ा तो ये दुखद है मैम कि हम लोगों की जो बहाली हुई, जितने भी यहाँ हमारे भाई लोग हैं, चारों बगल थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए हमारे भाई लोग के ऊपर, ये सभी लोग कहीं न कहीं अच्छे नौकरी कर रहे थे, लेकिन सबका सिर्फ इतना भावना था कि अपने गांव, अपने समाज में अपने अनुभव का उपयोग करें। तो क्योंकि हम भी कहीं बाहर कर रहे थे काम, हम लोग सब इस आशा से आए कि चलो गांव, और हम लोग अपने प्रखंड में मैम इतने अच्छे से काम किए हैं। जिला में इसका दर्ज है, 115 विद्यालय मेरे प्रखंड में है, 115 का रिपोर्ट मैं 1 मिनट में दे सकता हूँ। ये हमारे सभी भाइयों के पास है। इतना बीओ के पास नॉलेज नहीं होगा मतलब उन विद्यालयों की स्थिति का, जितना हमारे BPM भाइयों के पास है। सारे टेक्निकल लोग थे, हम लोग एक बार विजिट किए, सारा डाटा तैयार किए, उसी डाटा से BRC चल रहा था। गलती हम लोगों की कहीं नहीं थी, सिर्फ गलती वहाँ क्या था, 2 ACS के बीच के टकराव में हम लोग चले गए बिना मतलब में, कहीं कोई मतलब नहीं है, कहीं मतलब ही नहीं था। हम लोग के आने के बाद से मैम आप कभी BRC में जाके पता कर लीजिएगा कि जब यहाँ BPM आए थे, डाटा ऑपरेटर आए थे, जो भी BRP लोग आए थे, उसके बाद BRC का जो रौनक था वो सारा खत्म हो गया। और अगर मान लीजिए कि ठीक है एस सिद्धार्थ महोदय को यह आउटसोर्सिंग पसंद नहीं था, तो वो ऑपरेटर क्या कर रहा है BRC में, दे वहाँ परमानेंट कर्मचारी दे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पदाधिकारी के आपस के झंझट में ये 7000 लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। कहीं हम लोगों के क्वालिटी पर कोई नहीं सवालिया उठा सकता है, क्योंकि हम लोग की इंटरव्यू जो हुई थी मैम, वो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे लोगों के द्वारा हुई थी। मैं भी उस इंटरव्यू में गया था और जितने एस्पेक्ट में उन्होंने प्रश्न किया था और सबका हम लोग जवाब दिए थे, और 100 में लगभग 5-6 ही सिलेक्शन हुए थे। बजाबते लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जिला को दी है और उसके बाद बहाली हुई है। कहीं हम लोग की बहाली की प्रक्रिया में कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर है
तो इसमें ये कर्मियों का क्या दोष है? ये बात आप लोग जो यहाँ कह रहे हैं वो शिक्षा मंत्री के कार्यालय जाकर जी जी, वहाँ पे कहा गया है, उन लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग SCS को कह देंगे, हो जाएगा, जाइए। मतलब आश्वासन ही मिल रहा है, कुछ उस पर जो है सो सही से काम नहीं हो रहा है। मैम एक बात आपके माध्यम से सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों का क्या दोष है? आउटसोर्सिंग का निर्णय आपका, वो तो बच्चों का निर्णय नहीं था, आपके विभाग ने यह निर्णय लिया होगा ना कि आउटसोर्सिंग से बच्चों को लिया जाए। हम लोग आप सीधा कंपटीशन करवाते ना, कंपटीशन के थ्रू ले लेते। ये निर्णय आपका था और आपका निर्णय में हम लोग की ट्रेनिंग हुई है मैम। आखिर बिहार सरकार का करोड़ों रुपया हम लोग के ऊपर खर्चा हुआ है, हम लोग की ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे विपार्ट में 7 दिन की ट्रेनिंग हुई है। करोड़ों रुपया जो बिहार सरकार का खर्च हुआ है, विपार्ट को इतना पैसा दिया गया है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी जवाबदेही कोई मंत्री लेंगे ना, जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इतने सारे लोगों को बेरोजगार करके खुद अच्छे से रह रहे हैं। एक बार विचार तो करे वो हमारे ऊपर कि अगर हमारे क्वालिटी में कमी है, आप फिर से हमारा इंटरव्यू ले लीजिए। अब हमारे प्रखंड से लीजिए ना रिपोर्ट। हमारे प्रखंड में अगर कहीं हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन हो तो आप कहिएगा ना। अब एक बार उठे तुगलकी फरमान निकाल दिए, 6 महीना के लिए, एक साल के लिए आप ACS बने और 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिए। बिहार के 7,000 लोग, यही 7,000 लोग अलग अलग स्टेट में काम कर रहे थे, अच्छे पद प्रतिष्ठा पर थे। हम लोग गांव आए, गांव में एक प्रतिष्ठा मिला, पैसा तो क्या मिल रहा था, आपने एक बढ़िया से तंत्र बना दिया कि आउटसोर्सिंग के थ्रू आएंगे, 35,000 दिया जाएगा, 30,000 हाथ में आता था, 19 से 20,000 नौकरी जा चुकी है सर। क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोगों को जो ACS महोदय द्वारा बताया जो गया, जूम करके दिखाइए, भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय से हम लोगों का बजट जो है सो मार्च 2026 तक के लिए आया हुआ है। बजाबते इसमें इसका जिक्र भी है, ऐसा नहीं है इनके द्वारा जो बताया जो गया जहां बजट के अभाव में आप लोगों को हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको विभाग में इतना बजट पास होता है शिक्षा के लिए, बजट कैसे कम हो जाएगा सरकार का? भारत सरकार से हम लोग की पैसा आती है, उसके बावजूद भी यहाँ जो है आपको 22 नंबर पेज पर जो है सो दिखाते हैं आपको, मनमानी की बात है। देख लीजिए, इसको जूम करके दिखाइए। बजट है मार्च 2026 तक का बजट है, लेकिन क्या दुराग्रह था हम लोगों से, दुराग्रह की भावना से हम लोगों को हटाया गया। हम लोगों का कोई दोष नहीं था। फांसी भी किसी को होता है तो लास्ट इच्छा उसका पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग गलत किए, एक शोकौज तो होना चाहिए था, कोई शोकौज नहीं। तुगलकी फरमान के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय लोगों को बताया गया इन लोगों को हटा दीजिए 31 मार्च, कोई पत्रांक दिनांक नहीं, एक दिन के अंदर हम लोग को हटाया गया। शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है हाँ विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी मंत्री के पास हाँ हो रहा है। चुनाव के पहले हम लोग को जितना आश्वासन दिया गया, हमको तो लगता है जी रिजल्ट के 4 दिन के बाद ही हम लोग का ज्वाइनिंग करा लेना चाहिए था। उस विश्वास के साथ हम लोग और हम लोग के जितने भी परिवार के सदस्य थे या संघ संबंधी थे, उन लोगों के द्वारा वोट दिया गया, सरकार भी बनी। लेकिन आज हम लोग खाली बरगलाया जा रहा है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। आज आप लोग किससे मिलने के लिए यहाँ पे आए हो? आज हम लोग बीजेपी कार्यालय में जो भी रहती हैं, जब तक हम लोगों का काम पूरा नहीं होगा हम लोग वहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तब भी काम नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? नहीं बैठेंगे। आज जो है जितने भी 30+ एज के लोग जो हैं 60% OBP के पेशेंट हो गए। साहब आप ही को अगर रोजगार नहीं मिले, सैलरी नहीं मिले तो परिवार कैसे भरण पोषण होगा? हम लोग जिस परेशानी से झेल रहे हैं काहे को जिएंगे साहब? उससे अच्छा है उनके सामने आत्महत्या दाह करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सरकार लगातार आप लोगों के लिए काम कर रही है, संवेदनशील। नहीं सरकार कम ठीक है, आप आउटसोर्सिंग को हटाए, क्या उसके बाद आउटसोर्सिंग बहाली नहीं हुई? 537 जो है ICT कोऑर्डिनेटर की बहाली क्या नहीं हुई है? बहाली तो आमतौर पे हमेशा हो रही है, सरकार के मिली भगत से हो रही है। सब नेता लोग लगे हुए हैं, उसमें मिले हुए हैं, जितने एजेंसी वाले हैं उनके सगे संबंधी हैं। नई सरकार बनाने का अफसोस है। अब तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है हम लोगों से, लेकिन वही है कि का पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत। के पाठक का कार्यकाल था जिस दौरान इन लोगों की बहाली निकाली गई थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और
रिपोर्ट जो ये लोग सबमिट कर रहे थे उसको लेकर उस समय सवाल बड़े ही खड़े हुए थे, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि वो सवाल जो लोग खड़े कर रहे थे वो आमतौर पे सही नहीं है। आप पहले सो कॉज नोटिस देते, चीज़ों को जानने का प्रयास करते, उसके बाद इस तरीके का फरमान निकालते। एक झटके में इनकी नौकरी चली गई और ये सड़कों पे हैं। अब आमतौर पे लगातार मंत्री विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कई बार इन्होंने मिलने का जो है वो समय लिया, मुलाकात भी किया, लेकिन सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने इस पे कुछ भी नहीं कहा। आश्वासन सिर्फ देते रहे और कहा कि चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद आपका काम किया जाएगा। चुनाव बीत चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, लगातार सरकार दावा भी कर रही है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जब लोगों को रोजगार आप दे ही रहे हैं तो इन लोगों का रोजगार आपने छीना कैसे, और अगर छीना तो फिर आप इनकी बातों क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। लगातार मनमानी जिस तरीके से बिहार में हो रही है सरकार बनने के बाद, ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि बिहार में कोई और शासन चल रहा है। जनता वोट की और चीज़ों को जिस तरीके से लगातार लोगों को बताने का प्रयास कर रही थी, जनता उत्सुक थी। नीतीश कुमार को एक बार और मौका दी कि नीतीश कुमार जब फिर से बिहार की कमान संभालेंगे तो बिहार के लिए भला करेंगे। जो 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं उस पे वो काम करेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां दिख रही है वो बिल्कुल विपरीत है। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और नीतीश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जिन लोगों की बहाली आपने की थी उनको हटा क्यों दिया? क्या इनका परिवार नहीं है? इनको सड़कों पे लाने का अधिकार आपको किसने दिया? इन्हीं ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है और जो भी आप आला अधिकारी हैं आपके, इन्हीं के बदौलत चल रहे हैं। टैक्स के पैसे इनसे लिए जाते हैं, एक एक चीज़ पे आप टैक्स लगाते हैं, लेकिन जब इन कमाएंगे ही नहीं तो आपको टैक्स कहाँ से देंगे? सवाल तो है। अब देखना होगा कि आखिरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिन लोगों की बहाली हुई थी और अब इन्हें हटा दिया गया है, सरकार इनको लेकर कितनी संवेदनशील है। लगातार सरकार कहती है कि बिहार के लोगों को लेकर हम संवेदनशील हैं, एक एक चीज़ों पे जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो सारे दावे जमीनी स्तर पे फेल होते दिख रहे हैं। जमीन पे लोग नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे जगह पे जाके काम करते थे, अच्छी सैलरी पाते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े जगहों पे ये लोग काम किए हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां देखे हैं। लेकिन एक उम्मीद थी कि बिहार में जाएंगे और बिहार में जाने के बाद नौकरी मिलेगा, अपने घर में रहेंगे। वो सपना भी अब सरकार पूरे तरीके से इनका चूर चूर कर रही है। अब आउटसोर्सिंग वाले लोगों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, इस पर निगाहें टिकी हुई है और शिक्षा मंत्री को बाकायदा इसको लेकर काम भी करना होगा। सवाल जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं, लोगों को संतुष्ट कीजिए, आप सामने आइए और आकर बातचीत कीजिए ताकि लोगों को जो है वो आश्वासन मिले कि हाँ इनके लिए आप काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।